दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 एनसीईआरटी कक्षा 10 का मैथ उदाहरण 5, 6, 7, 8 और प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5। देखिए, सवाल है उदाहरण 5 सवाल है, संख्याओं 4 पे पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यदि 4 पे पावर n का इकाई अंक शून्य हो तो उसका एक गुणनखंड 5 होगा। जैसे देखिए 20 है तो शून्य पे इकाई अंक कहाँ समाप्त हो रहा है? शून्य पे समाप्त हो रहा है, तो इसका एक गुणनखंड जरूर है कि क्या होगा? 5 होगा। जैसे मान लीजिए 30 है, शून्य पे समाप्त हो रहा है, तो एक गुणनखंड क्या है? 5 जरूर होगा। ठीक है, लेकिन 4 पे पावर n 2 गुना 2 पे पावर n, 4 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 है? नहीं है। ठीक है, जो यह दर्शाता है कि 2 गुना 2 4 पे पावर n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसीलिए 4 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य पर समाप्त शून्य नहीं होगा या शून्य पे समाप्त नहीं होगा। जब भी शून्य 4 पे पावर n आएगा उसका गुणनखंड क्या हो? शून्य पे तभी समाप्त होगा जब उसका क्या हो? उसका गुणनखंड देखिए 100 लेते हैं, गुणनखंड क्या आना चाहिए? 5। एक अभाज्य गुणनखंड कम से कम जरूर 5 होगा, तभी होगा, नहीं तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यह क्या है? असंभव है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5 सेम इसी तरह है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यदि 6 पे पावर n इकाई अंक शून्य है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होगा। जैसे देखिए 30 लिए, 30 यहाँ लिए, एक आया शून्य पे समाप्त हो रहा है तो क्या 5 जरूर आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, परंतु 6 पे पावर n का 2 गुना 3 पे पावर n है, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पे पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। इसीलिए 6 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या आना चाहिए? एक गुणनखंड क्या आना चाहिए? 5 जरूर होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, अतः यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आगे आइए उदाहरण नंबर 6। देखिए उदाहरण 6 है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए 6 का गुणनखंड किए तो 2 गुना 3, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। 20 का किए तो क्या आया? 2 पे 20 से 2, 2 से 10, 2 से 5, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1। हम क्या लिखेंगे? HCF 6 और 20 का कितना आएगा? जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसका सबसे कम घात लेते हैं। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? दोनों में क्या मिल रहा है? 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 1। तो सबसे कम घात क्या? 2 पे पावर 1। तो क्या आ गया? 2 गुना 1 तो 2 हो गया। आगे LCM 6 और 20। अब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, LCM में क्या लेते हैं? जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसका सबसे ज़्यादा घात। तो दोनों में 2 2 उभयनिष्ठ है तो ज़्यादा घात क्या? 2 पे पावर 2। और 3 और 5 देखिए नहीं मिल रहा है, तो 3 और 5 को भी लिख देंगे। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 2 गुना 2 4 गुना 3 12 और गुना 5, 12 पंचे 60। LCM कितना आ गया? 60 और HCF 2। आगे देखिए उदाहरण 7 सेम इसी तरह है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका लॉसव भी ज्ञात कीजिए। देखिए 96 का खंड करते हैं, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो क्या है? 2 पे पावर 5 गुना 3, 3 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब 404 का किए 2 से 202, 2 से 101, 2 पे पावर 2 गुना 101। अब HCF 96 404 का दोनों में जो मिले उसका कम
सबसे कम घात वाला लेना है, तो 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 लिए। और कुछ मिल रहा है? नहीं, ओवेनिस्ट नहीं है और कुछ। अब लेंगे 2 गुना 2 तो 4। आगे अब एलसीएम बराबर सूत्र होता है क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या a गुना b बटे HCF। तो 96 गुना 404 बटे HCF 4 आया, तो 24 चौके 96। अब 24 गुना 4 तो 96 के 6 दिए, 24 को 0 से 0, 0 में 9 जोड़े तो 9, 24 चौके 96, 96 9696 आ गया इसका एलसीएम। आगे देखिए उदाहरण 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए 6 का गुणनखंड किए 2 गुना 3, 72 का किए तो 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2। अब 120 का किए तो 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ एलसीएम किया, गुणनखंड क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए। आगे 6, 72 और 120। HCF में क्या होता है कि जो तीनों में उभयनिष्ठ हो उसका सबसे कम घात लेते हैं। तो तीनों में क्या उभयनिष्ठ है? 2, तो सबसे कम घात 2। और 3 3 3, तो 3 का कम घात 3, तो 3 दूना 6 आ गया। अब 6, 72 और 120 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है? 2, तो 2 पे पावर 3 सबसे ज़्यादा है, 3 पे पावर 2 सबसे ज़्यादा है, और 5 नहीं है इसमें, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो 2 पे पावर 3 का क्या मतलब है? 8, 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 गुना 3 दिया है 9 गुना 5, तो 8 पचे 40 और गुना 9, 9 360। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।